हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो अगेन हिंदी लैंग्वेज में होने जा रहा है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही वीडियो में बताया हुआ है कि बहुत सारे व्यूअर्स हिंदी लैंग्वेज को अच्छे से समझते हैं। चलिए आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि कितने दिनों में अंग्रेजी सीखी जा सकती है या इंग्लिश स्पीकिंग सीखी जा सकती है। आज का यह बहुत अच्छा सा विषय मैंने चुना है, जो कि बहुत से बच्चों का प्रश्न भी था। उससे पहले मेरा नाम है मंगल। आप सभी को पता ही है, मैं पिछले कई वर्षों से इंग्लिश सिखा रहा हूँ और डिजिटल माध्यम से भी हम सब इसका प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से वेबसाइट के थ्रू लर्निंग हो सके और डिजिटलाइज भी हो सके। उसके लिए हम सब ऑनलाइन टीचिंग्स भी अब दे रहे हैं। पहले ये सारी चीज़ें ऑफलाइन थी, पर अब ऑनलाइन हो चुकी हैं। चलिए आज के इस एपिसोड के स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन यही उठता है कि इन हाउ मेनी डेज इंग्लिश स्पीकिंग कैन बी लर्न या सीखी जा सकती है। जैसे कि मैंने हिंदी में भी लिख दिया है कि टेक्स्ट जो स्टूडेंट्स इंग्लिश अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, बट वो चाहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग करना, तो चलिए कुछ नहीं, हमने उसके लिए भी कहा चलो ठीक है ऐड कर दो। इंग्लिश टेक्स्ट भी ऐड कर दिया है, हिंदी भी ऐड कर दिया है, जिससे बच्चे समझ सकें। अंग्रेजी बोलना कितने दिनों में सीखा जा सकता है और इसके लिए कितना समय रिक्वायर्ड होता है, इस वीडियो का टॉपिक आपको पहले ही बताया है, देख सकते हैं। इज़ देयर एनी स्टैंडर्ड, क्या इसका कोई एक स्टैंडर्ड है, क्या इसका एक कोई पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें हम उस एक्टिविटी को करके हम सीख सकते हैं? क्या इसका कोई स्टैंडर्ड है? और इसका मानक क्या कोई निर्धारित समय होता है कि अगर हम 21 दिन कर लें या 1 महीने कर ली प्रैक्टिस, या 3 महीने प्रैक्टिस कर लें और 6 महीने प्रैक्टिस, या साल भर 2 साल करके क्या हम इसको सीख सकते हैं? क्या इसका कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है? तो मैं बता दूं, चलते रहिए। एक सेकंड। ये पर्टिकुलर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप सभी को पता है, हर बच्चे अपने आप में यूनिक होते हैं। हर बच्चे की मानसिक दशा, मनोदशा और न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। लर्निंग एबिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं। सबकी डिसिप्लिन, लाइफस्टाइल, फोकस, बहुत सारे चीज़ों फैक्टर्स पर ये इंग्लिश लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग डिपेंड करता है। आप सभी को जनरली पता ही होगा कि लैंग्वेज लर्निंग में एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये सारे भी फैक्टर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जो कि हेल्प करते हैं एक लैंग्वेज कितने दिनों में मास्टर की जा सकती है। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल की मदद से आपको समझाता हूँ। एक और है एक बच्चा जिसके पास काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं, घर पे पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं जो इंग्लिश में प्रैक्टिस करते हैं और टीचर्स भी हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। और दूसरी ओर एक रूरल एरियाज़ में, विलेज में कहीं बच्चा है जिसको खुद से पढ़ना है, टीचर ने बताया तो बताया, नहीं तो उसकी स्वयं से अब इसको सीखना है। तो दोनों में बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को फिल नहीं किया जा सकता, जबकि कोई टाइम लिमिट इसकी आप देख ही सकते हैं कैसे डिफ़र कर रही है, चेंज हो रही है। एक के पास काफ़ी फैसिलिटीज़ है, एक के पास कुछ नहीं है, तो दोनों बच्चों में काफ़ी डिफरेंस आएगा। उसको सीखने में जो लगा समय है, इसके सीखने के लगने वाले समय में काफ़ी अंतर होगा। आगे बढ़ते हैं। यह एक व्यक्तिगत, जैसे कि मैंने पहले बताया, एक व्यक्तिगत है। एक हर बच्चे में ये डिपेंड करता है कि उसकी कैसी कंडीशनिंग है, कैसा एनवायरनमेंट है और कैसा उसका बॉडी टाइप है, कि उसकी फ़ोकस कितना है और वो कितने अच्छे से चीज़ों को लर्न कर पाता है, ठीक? उसकी लिटरेसी स्किल्स क्या हैं? तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आगे चलते हैं हम थोड़ा-सा और अच्छे से समझते हैं। Each and every student has their own ability, discipline, and consistency. However, a strong why is more important than these things, all of which vary from student to student. ये आपको पहले मैंने एक वीडियो में मैंने बताया था कि जो कंसिस्टेंसी होती है, डिसिप्लिन होती है, ये सारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स होते हैं जो एक बच्चे को, जो एक स्टूडेंट को लैंग्वेज लर्निंग में काफ़ी आगे तक ले जाते हैं और काफ़ी कम से कम समय में उसको मास्टर कराते हैं। तो क्या कोई भी बच्चा अगर उसमें एबिलिटी है, वो डिसिप्लिन्ड है और वो कंसिस्टेंट है, तो वो इस चीज़ को सीख लेगा। बट ये चीज़ अगेन मैं कह रहा हूँ,
कंसिस्टेंट होना, एबिलिटी होना, डिसिप्लिन होना, ये चीज़ें बीट करती हैं आईक्यू को। किसी बच्चे में बहुत आईक्यू है, वो अच्छी उसकी ब्रेन एबिलिटीज़ हैं, वो काफ़ी अच्छी अडॉप्ट कर लेता है सब्जेक्ट्स को और लर्निंग स्किल्स को, सभी चीज़ों को अच्छे से अडॉप्ट कर पाता है। ऑन दी अदर हैंड दूसरी ओर बच्चा है, पुअर फैमिली से बिलॉन्ग करता है, उसके पास फैसिलिटीज़ नहीं और थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं बच्चों में। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। तो उसमें वो इतना समय लगाएगा, तो जब इतना समय लगाएगा तब उसे सालों के बाद आएगा। उसके लिए ये काम कर पाना बहुत ही एफ़र्ट लगेगा उसमें। तो यही बात है यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण। और वही दूसरा बच्चा जो जिसके पास अच्छा आईक्यू है, अच्छा ब्रेन है, ब्रेन अच्छा या बुरा नहीं होता है, पहले मैं बता दूँ, ब्रेन ब्रेन होता है और सबका ब्रेन डिफरेंट होता है। सभी का ब्रेन एक जैसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये नेचर है। नेचर में सभी चीज़ें डाइवर्सिफ़ाई हैं, सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। तो कोई हर एक बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, सबकी अपनी-अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक? तो कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। वही अगर आईक्यू वाला बच्चा अगर एबिलिटीज़ उसमें हैं ही, डिसिप्लिन को और कंसिस्टेंट हो जाए और उसके पास अगर स्ट्रॉन्ग व्हाई हो। ये स्ट्रॉन्ग व्हाई क्या होता है? जैसे कि आपको भूख नहीं लगी है और आपके सामने खाना रखा हुआ है, एग्ज़ाम्पल है, तो क्या आप उसे खाएँगे? नहीं खाएँगे। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई रीज़न नहीं है। रीज़न क्या था कि मैं हंग्री था। बट अब आप हंग्री नहीं हैं, आपको भूख भी नहीं लगी है, तो आप खाएँगे कैसे? तो फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप में एबिलिटी है, आप कंसिस्टेंट हैं। क्योंकि वो जो इनर मोटिवेशन आना चाहिए, वो आता नहीं है। जब आप में वो हंगर होगी, जब आपको पता होगा उसके पीछे का कारण, रीज़न, तो आप उस काम को और अच्छे से और कम समय में कर ले जाएँगे, ठीक? इसीलिए देखा होगा आपने बच्चे जल्दी नहीं उठ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं होता है जल्दी उठने का। उन्हें फ़ोर्सफुली उठाना पड़ता है। ठीक? या तो डरा के या तो किसी की हेल्प से अलार्म या ऐसे की। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं आइडिया है अभी उसे स्कूल जाना है, इसके लिए उसको कोई फ़र्क, क्योंकि उसको टाइम पे खाना मिलता है, टाइम पे पानी मिलता है, उठने-बैठने सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ हैं, पॉकेट मनी मिलती है। उसे किस चीज़ की चिंता है? किसी चीज़ की नहीं चिंता है। पर ऑन द अदर हैंड एक साइड में एक गरीब घर का बच्चा है, उसके पास खाने को लिमिटेड चीज़ें हैं, जितना है उतना पर्याप्त है। बट उसके पास स्ट्रॉन्ग वही है कि मुझे यहाँ से निकल के कुछ अच्छा करना है, मुझे यही नहीं रह जाना है। तो वो उसके पास एक स्ट्रॉन्ग व्हाई है कि अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो मुझे कुछ सीखना होगा। उसमें इंग्लिश लैंग्वेज की हेल्प चाहिए, तो उसके पास एक स्ट्रॉन्ग व्हाई हो गया कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग व्हाई क्या है कि मुझे अपने घर को बेहतर करना है, मुझे अपने फैमिलीज़ की हेल्प करनी है, मुझे अपने आस-पड़ोस में जो लोग हैं, वो नॉर्मल हैं, उनको भी हेल्प करना है। तो वो सारे स्ट्रॉन्ग व्हाईज़ बनते हैं, ठीक? अपनी कंट्री की हेल्प करनी है, उसके लिए मुझे लैंग्वेज आनी चाहिए, तो ये उसका स्ट्रॉन्ग व्हाई बनेगा, ठीक? किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो ये उसका स्ट्रॉन्ग व्हाई होगा कि मुझे ये लैंग्वेज आनी चाहिए, मैंडेटरी है, अगर ये मुझे नहीं आती है तो मेरा अमेरिका जाना या डॉक्टर बन पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी उससे आ जाएँ, क्यों? क्योंकि ब्रेन उन्हीं चीज़ों को जल्दी सीखता है जो उसके लिए नेसेसरी होती है। ठीक, जैसे कि छोटे बच्चे स्कूल में बताई जाने वाली चीज़ें बहुत कम पढ़ते-लिखते हैं। ज़बरदस्ती उन्हें पढ़ाया जाता है फ़ोर्सफुली। क्यों? क्योंकि उन्हें ज़्यादा कुछ केयर होती नहीं है, क्योंकि वो अभी लिम्बिक सिस्टम पर होते हैं जो उनका अडॉप्टिव प्रिमिटिव ब्रेन होता है, उस पर वो काम कर रहे होते हैं, उनका ब्रेन होता है। अनइंटेंशनली उनकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं होती है कुछ करने की या पाने की, ठीक? तो जैसे मैंने बताया है कि हर बच्चे की क्षमता अलग-अलग होती है और ये डिफ़रेंट करती है। डिफ़रेंट बच्चे डिफ़रेंट स्किल्स को कम समय में, ज़्यादा समय में सीखते हैं, ठीक? अब थोड़ा-सा आगे देखते हैं। लर्निंग टू स्पीक इन इंग्लिश इज़ अ जर्नी ऑफ आवर्स, नॉट जस्ट डेज़। व्हाइल मैनी एडवर्टाइज़मेंट प्रॉमिस advertisements promise fluency in 30 days, experts agree that this is a myth for most beginners. ये जो एडवर्टाइज़मेंट हैं, जो यूट्यूब पर या अदर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे चलते हैं कि आप इस ऐप के थ्रू सीख सकते हैं, 1 महीने में सीख सकते हैं, 21 दिन में सीख सकते हैं
या 3 मंथ्स में सीख सकते हैं। एक तो पहली बात तो वो इस चीज़ को ध्यान नहीं देते कि स्टैंडर्डाइज़ करते हैं वो इस चीज़ों को, जबकि ये स्टैंडर्डाइज़ नहीं हो सकता। हर बच्चा अपने आप में यूनिक और डिफरेंट होता है, तो वही सेम चीज़ सभी बच्चों पे कैसे लागू हो सकती है, अप्लाई हो सकती है, सॉरी। तो कोई भी बच्चा कैसे इस काम को कर सकता है? ये एक्सपर्ट इस बात से एग्री नहीं करते हैं, ठीक? कि आपने कह दिया कि 21 दिन में सीख जाएँगे, ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वायरिंग होती है न्यूरो पाथवेज़ की। ये 21 दिन में थोड़ी ना इतने फ़ास्ट फ्लुएंट हो जाते हैं कि आप इंग्लिश बोलने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अपनी स्टोरी आगे चल के बताने वाला हूँ कि कैसे हुआ मेरे साथ, कितना समय लगा, तब मैंने सीखा इसको। तो ये फेक प्रॉमिस होता है पहली बात तो। कोई बच्चा अगर सीख भी गया, चलो उसका आईक्यू अच्छा था, स्ट्रॉन्ग हुआ ही था, किसी रीज़न से सीख गया, बट वो 1% पॉसिबिलिटी 1% है, 1% से भी कम है पॉसिबिलिटी। तो उन चीज़ों पर हम ध्यान ही नहीं देते, जिसकी पॉसिबिलिटी 0 से कुछ परसेंट में हो उसको हम नहीं ध्यान, जो उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अब थोड़ा हम टाइमलाइन देखते हैं कैसे, कितना टाइम लगता है और कितने समय में हम सीख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे पास है चार्ट है, तो इसमें गोल होता है, फिर टोटल आवर्स नीडेड, डेली प्रैक्टिस और डेली प्रैक्टिस आवर्स डे। देखिए अगर आपको बेसिक इंग्लिश सीखनी है, बेसिक इंग्लिश वैसे तो थोड़ी बहुत सभी को आ जाती है, जैसे हिंग्लिश कहते हैं, थोड़ा इंग्लिश का यूज कर लिया, थोड़े हिंदी की यूज कर लिए, जिसको मिला के वो अपना मैसेज आपस में कन्वे करते हैं। ठीक, तो बेसिक सर्वाइवल काइंड ऑफ इंग्लिश अगर आपको सीखनी है उसके लिए 100 आवर्स लगते हैं। अगेन ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, कहा जाता है स्टैंडर्ड नहीं है, किसी बच्चे को ज़्यादा लग सकता है। ठीक, 3 मंथ्स लगते हैं। डेली प्रैक्टिस अगर 1 घंटे की डेली प्रैक्टिस की जाए तो उस बच्चे को 3 महीने में बेसिक इंग्लिश आ सकती है। ठीक, इसकी कोई गारंटी नहीं है, अगेन मैं कह रहा हूँ। डेली प्रैक्टिस अगेन 4 आवर्स अ डे, वही काम इस वो बच्चा 25 दिन में भी कर सकता है, पर क्या होगा, हमें रिपीटिशन बढ़ा देना होगा, प्रैक्टिस आवर्स बढ़ा देने होंगे। ठीक, दोनों में से या तो आप मंथ्स बढ़ा दीजिए, टाइमलाइन बढ़ा दीजिए या आवर्स बढ़ा दीजिए, दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। बट जो मंथ होता है वो अच्छा कार्य करता है, क्योंकि न्यूरो पाथवेज अच्छे बन पाते हैं। जितना टाइम लगता है, क्योंकि आप खाते हैं, आप कंज्यूम करते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल, तो जो इसकी एनर्जीज होती हैं वो प्रॉपर फॉर्म करती हैं, न्यूरॉन्स को हेल्प करती हैं। ठीक, तो मंथ्स इज़ बेटर देन डेज एंड आवर्स। ठीक, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको कुछ लर्न करना है, आपके पास एक बच्चे के पास 1 हफ्ते का टाइम है, उसे 1-1 घंटा पढ़ना है, और एक बच्चे के पास 7 घंटे का टाइम है। तो बताइए कौन सा बच्चा बेहतर परफॉर्म करेगा एट द रिज़ल्ट? कमेंट में बताइएगा आप अवश्य। जो बच्चा रोज़ 1 घंटे पढ़ता है और प्रॉपर स्लीप लेता है और टाइम टू टाइम जो खाने की चीज़ें हैं, जो प्रोटीन कंज़प्शन है, वो सारी चीज़ें लेता है, वो बच्चा बेहतर परफॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है, न्यूरो पाथवेज़ अच्छे से फॉर्म हो पाते हैं। ऑन द अदर हैंड, वो जो आवर्स है, जो एक बच्चे ने 7 घंटे प्रैक्टिस की 1 दिन में, उसके न्यूरो पाथवेज़ एक्चुअल में फॉर्म ही नहीं हो पाएँगे अच्छे से। उसे ध्यान रहेगा, बट परफॉर्मेंस की बात होगी तो फिर वो वीक हो जाएँगे। अच्छा, कन्वर्सेशन के लिए कितना समय लगता है? कन्वर्सेशनल इंग्लिश के लिए हमें 400 आवर्स लगते हैं। ठीक? मतलब 1 साल का समय लगता है। अगर कोई बच्चा 1 घंटे प्रैक्टिस करता है, तो हमें इतना समय लगेगा। और अगर वो 4 घंटे प्रैक्टिस करता है प्रत्येक दिन, तो कितना समय लगेगा? 3 से 4 महीने। कितना? 3 से 4 मंथ लगेंगे उसको इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में। वो कॉन्वर्सेशनल बेसिक कॉन्वर्सेशन हो रही है, उतना समय लगता है। ठीक? अब लास्ट में बात कर लेते हैं कॉन्फिडेंट फ्लुएंसी कब आता है? कॉन्फिडेंट स्पीकर कब कौन बनता है? कितना टाइम लगता है? तो उसके लिए 600 प्लस आवर्स लगते हैं, प्लस। ठीक? ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, एग्ज़ैक्ट। और ये 2 इयर्स का टाइम होता है। 2 इयर्स में वो बच्चा
इस चीज़ को कर सकता है। और अगर वो 4 आवर्स की प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करता है तो 5 से 6 महीनों में वो इस चीज़ को सीख सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। कॉन्फिडेंस फ्लुएंसी की बात हो ही गई है। आपके पास पैरामीटर है ही, आप चेक कर सकते हैं, आप अपनी मेमोरी चेक कर लीजिए। मेमोरी चेक करना, क्या आपको कितना देर क्या चीज़ याद रहती है, क्या आपको अच्छा लगता है लैंग्वेज पढ़ना, आपका स्ट्रॉन्ग व्हाई भी है, तो ये काफ़ी कम भी हो सकता है समय। आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है ये सारे फैक्टर्स। आगे हम बात करेंगे कि जो बच्चे इतने अच्छे नहीं हैं पढ़ने में, इंग्लिश उनके हेड के ऊपर से जाती है, सिर के ऊपर से जाती है, उन्हें समझ नहीं आता, वो क्या करेंगे? उनके लिए तो अगेन कहना यही है कि उन्हें टाइम लगेगा। टाइम लगेगा और पॉसिबल है ये पॉसिबल है। इसको मैं एक कहानी के माध्यम से अभी आपको समझाने वाला हूँ। माई ओन स्टोरी ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। उससे पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुना देता हूँ। एक कहानी है निरंतरता की। यहाँ पे कंसिस्टेंसी की शक्ति हम आज जानने वाले हैं। यहाँ पे ये मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, कहानी बहुत सी अच्छी है। ये एक समय की बात है, एक मंदिर के पास एक झरना था, ठीक? और झरने के बगल एक मंदिर था और उसके नीचे एक पत्थर काफ़ी बड़ा सा रखा हुआ था। मैं इसको समराइज़ कर दे रहा हूँ, ठीक? काफ़ी समय से उस पर बूंद-बूंद करके, टपक-टपक के पानी उस रॉक पे गिरता था, मीन्स पत्थर के टुकड़े पे गिरता था। वो स्टेडी था, कंसिस्टेंट था, ठीक? मतलब लगातार नहीं था, फिर भी टाइम इंटरवल पीरियड पर वो टाइम टपक, जो बूंद की बूँदें-बूँदें थीं, वो गिरती थी। और वो ना अधिक थी, ना वो कम थी, वो मॉडरेट में थी, ठीक? लोगों को लगा ये क्या कर लेगी, ऐसा लोगों का सोचना था कि ये बूँद क्या कर पाएगी, क्या इसको तोड़ पाएगी? तो होता क्या है आगे चल के कि धीरे-धीरे 1 साल बीत जाते हैं, 6 महीने बीत जाते हैं, कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बट 1 साल बाद उस पे इम्पैक्ट दिखने लगता है, उसकी कंसिस्टेंसी का इफ़ेक्ट उस पे आता है कि उसमें जो होता है उसका स्पेस बना देती है, एक गड्ढा बनाने लगती है। तो ये हमें दिखाता है, पत्थर कठोर था, आप सभी को पता है, और वह गड्ढा दिखने लगा, परिणाम के रूप में, आउटकम में वो धीरे-धीरे दिखने लगा। तो ये बताया जा रहा है कि जो चीज़ कठोर है, इम्पॉसिबल सी लगती है, उसे भी पॉसिबल बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? आपकी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और बहुत ही अच्छे प्रयास के साथ, और अगर आप में अकाउंटेबिलिटी है, तो उस काम को आप कर सकते हैं। इच्छा शक्ति है, आप प्रबल हैं, तो आप में अगर उतनी एबिलिटी नहीं भी है कि आप किसी स्किल को जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाते, तो भी आप उस कार्य को कर लेंगे या कर सकेंगे। ज़्यादा से होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको एक्स्ट्रा समय लगेगा, आवश्यकता से थोड़ा अधिक समय लगेगा। जो नॉर्मल बच्चे को समय लगता है, उससे आपको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। यही सीधी-सी बात है। चलो थोड़ा-सा मैं अपनी स्टोरी सुना देता हूँ। इसमें कितना समय लगा, मैंने कैसे प्रयास किया, कौन-कौन सी प्रैक्टिसेस की, क्या-क्या किया। चलिए ठीक है। ये कहानी स्टार्ट होती है, मैं 12th क्लास में था, 12th स्टैंडर्ड में था। मैंने एग्ज़ाम पास किया और उसके बाद एग्ज़ाम के बाद मेरे पास काफ़ी सारा समय था। तो उस टाइम पे मुझे कोई एग्ज़ैक्ट आइडिया नहीं था मुझे क्या करना है, तो मैंने डिसाइड किया, काफ़ी समय से बचपन से ही ये इच्छा थी कि इंग्लिश मेरी काफ़ी वीक थी। तो मैंने कहा चलो इंग्लिश स्पीकिंग सीख लेते हैं। अ, मैंने कहा इसको मैं ग्रामेटिकली नहीं सीखूँगा ज़्यादा। मैंने और सारे टाइप्स सर्च किए ऑनलाइन के थ्रू और बुक्स के थ्रू, काफ़ी रीडिंग्स की, और पाया कि बहुत सारे वर्ल्ड वाइड बहुत सारे मेथड्स चलते हैं। कुछ ट्रांसलेटर हैं, कुछ ट्रांसलेशन के थ्रू सिखाते हैं, कुछ नॉर्मल हैं, कुछ नेचुरल हैं, ऐसे बहुत सारे मेथड्स थे। मैंने स्टार्ट किया, प्रत्येक दिन मैं आवर्स एंड आवर्स पढ़ता रहा। काफ़ी सारे तरीके मिले और काफ़ी सारे अधिक से अधिक टीचरों से मिलना हुआ, मीन्स ऑनलाइन के थ्रू। तो यहाँ मेरे आस-पास कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग सिखाई जाती हो, ना मेरे स्कूल में भी। तो धीरे-धीरे क्या हुआ कि मैंने पाया कि ये मेथड काम नहीं कर रहा है, और आगे गया,
6 महीने बीते, 3 महीने, 6 महीने बीते, अच्छे से अच्छे टीचर मिले, बट कुछ रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। बट मैं कंसिस्टेंट रहा, डिसिप्लिन भी था कि हाँ, मुझे करना ही करना है। फिर क्या होता है, कुछ अच्छे टीचर मिल जाते हैं जिन्होंने गाइडेंस की कि आप स्टार्ट करिए, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग के थ्रू स्टार्ट करिए। नॉर्मल इंडियन टीचर्स मिले, उन्होंने कहा ऐसा, तो मैंने स्टार्ट किया फॉलो करना। लेटर मैंने पाया कि हाँ, रिज़ल्ट आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा इम्पैक्ट नहीं हो गया था कि हाँ, मैं सालों लग गए फिर। बट मेरी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी बढ़ी, मैं उसमें डिसिप्लिन्ड हो गया, कंसिस्टेंट रहने लगा, अच्छा भी लगता था। जो इस इंग्लिश में बोलते थे वो समझ में आता था सब। पहली सबसे बड़ी बात यही हुई कि इंग्लिश में जो या तो अमेरिकन्स थे या कोई भी थे, नॉर्मल टेड टॉक्स पर और काफ़ी अपने यहाँ इंडिया में भी काफ़ी लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं यूट्यूब पर, उन्हें भी सुना, समझ में आया। हाँ, 80 टू 90% समझ में आने लगा 1 साल में। और धीरे-धीरे मैंने लिखना भी स्टार्ट किया थोड़ा। फिर मुझे काफ़ी सारे टीचर आउट ऑफ कंट्री, अमेरिकन टीचर, ब्रिटिश टीचर मिले, जिनकी गाइडेंस से मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ता गया और इसमें काफ़ी साल बीत गए। बट एक्चुअल रिज़ल्ट, जैसे आपने मैंने पहले ही स्लाइड में बताया था कि एक्चुअल रिज़ल्ट जो होता है तुरंत नहीं मिल जाता। मैं अपने ही आपको बताऊँ, मैं कोई इतना बड़ा लर्नर नहीं था कि तुरंत मैं गया, 21 दिन में सीख गया या 3 महीने, 6 महीने। इवन मैंने साल, 2 साल, 3 साल लगाए तब मुझे आई। ये रियलिटी में बता रहा हूँ। ऐसा यहाँ पे कोई फेक प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि हाँ, आप जाएँगे, आप सीख जाएँगे। हाँ, बट मेरे पास ऑफ़लाइन टीचर नहीं थे। पर अगर मैं कहता हूँ, अगर आपके पास ऑफ़लाइन टीचर हो जाते हैं, एनवायरनमेंट मिल जाता है, तो समय कम हो सकता है। मेरे पास उतना कोई एनवायरनमेंट नहीं था, मेरे आस-पास कोई बोलने वाला नहीं था। इन्हीं के कारण और कोई यहाँ पे गाइडेंस भी नहीं थी, इसके कारण मुझे काफ़ी समय लगा। काफ़ी चीज़ें सीखनी पड़ी, काफ़ी सारे मेथड्स को खुद से यूज़ करके, उस पे चल के मैंने खुद से सीखा, आइडेंटिफ़ाई किया कौन-सा मेथड काम करता है, कौन-सा नहीं। तो ऐसे मैंने बहुत घंटों-घंटों पॉडकास्ट सुने हुए हैं, बहुत सी लिसनिंग की हैं, आवर्स, ये 400 आवर्स तो बहुत कम सी बात है। मैं पिछले 6 साल से लगातार काम कर रहा हूँ। इवन मैं आज भी सीखता हूँ। अब मुझे अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं अच्छे से। अच्छे से इंग्लिश में बोल लेता हूँ। तो ये सारे कुछ चीज़ें जो थी, इसमें इतना समय लगता है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये कम भी हो सकता था जिस किसी को एनवायरनमेंट मिला हो, जिस किसी को अच्छे टीचर्स मिल गए हों ऑफ़लाइन, और एनवायरनमेंट तो था ही और पैरेंटिंग अच्छी हुई हो, तो ये कम हो सकता है और नहीं तो इसमें टाइम लगता है। अ, आगे बढ़ते हैं, मैं यही कहना चाहूँगा, लास्ट एडवाइस ये कि अपने आप पर विश्वास रखिए। अगर आप डिसिप्लिन रहें, स्ट्रॉन्ग वाई आपके पास रहा, तो एक समय आएगा, एग्ज़ैक्ट समय नहीं आएगा कुछ उसका, कि आपको प्रोग्रेस होगी। आपको लगेगा कि हाँ, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ये समय आएगा। वैसे इसका कोई अभी मैंने प्लान नहीं बताया, मैंने सिर्फ़ समय, इस वीडियो में आज समय के विषय में बात की कि कितना समय लगता है, कैसे चीज़ें डेवलप होती हैं, और न्यूरोप्लास्टिसिटी, लैंग्वेज लर्निंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि आप ये ध्यान रखिएगा कि न्यूरॉन्स जब तक अच्छे से नहीं फ़ॉर्म होते, तब तक आप कुछ भी पढ़ते जाइए, सुनते जाइए, एग्ज़ैक्ट अंडरस्टैंडिंग आपको कभी नहीं होगी, सेंस ऑफ फीलिंग वो नहीं होती है। फिर आप समझ जा रहे हैं ट्रांसलेशन के थ्रू, ट्रांसलेशन भी यहाँ पे कोई काम करता नहीं है जब आप एक्चुअल स्पीकिंग में आते हैं और एक्चुअल आप प्रॉपरली कुछ काम करने वाले होते हैं, वहाँ पे फ्लुएंसी की आवश्यकता होती है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी स्टोरी भी समझ में आई होगी, और ये एक लॉन्ग स्टोरी थी, वीडियो भी लंबी हो गई है कुछ। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। और लर्निंग जो है इंग्लिश की, ये थोड़ा टाइम लगता है बच्चों, ये सच में कोई छोटा-सा गोल नहीं है, बहुत बड़ा टास्क है। बट हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि रात में सोने से पहले अफ़र्मेशन अपने आप से करिए, अफ़र्मेशन कि अफ़र्मेट करिए कि हाँ, मुझे करना है, और स्ट्रॉन्ग व्हाई है ही आपके पास। और जब आपको लगे कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तब इतना बात ध्यान रखना कि औरों ने किया है, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने भी किया,
और मुझे भी नहीं लगता था कि मैं कभी कर भी पाऊँगा या नहीं। तो मैंने कर लिया है तो आप भी कर सकते हैं और ये आसान है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने आप में विश्वास रखते हैं, आपको फ़ेथ है अपनी लर्निंग पर, अपने टीचर पर, तो आपको ये लैंग्वेज आ जाएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैप्पी लर्निंग।